हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय संख्या 6 है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ध्यान से देखें। कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और साथ में इनका जो यहाँ यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यात्रा वृत्तांत, उसके सारांश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय, साथ में स्पीति में बारिश, यात्रा वृत्तांत का सारांश के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा वृत्तांत होता क्या है, जब कोई भी कवि, या जैसे मान लो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मान लो हिमालय की यात्रा पर जा रहा हूँ, और वह यात्रा करने के बाद जब मैं उसे शब्दबद्ध कर देता हूँ, लिपिबद्ध कर देता हूँ, अर्थात मैं उसे लिख देता हूँ, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय के साथ साथ इन्होंने जो यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में जिस चैप्टर का नाम है स्पीति में बारिश, जो हमारा एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है इन्होंने, उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इस सेशन में तो ये पढ़ लेंगे, इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्पीति में बारिश। इसको पूर्ण रूप से, जो यह मूल अध्याय हमारा स्पीति में बारिश, जो एक यात्रा वृत्तांत है, इसको हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और यह है आपकी पाठ्य पुस्तक है जहां यह सब लिखा हुआ है, जिसका नाम है कृष्णनाथ जी। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम ही है आरोह भाग 1। अब देखिए, जीवन परिचय हम लोग किनका देखने वाले हैं, कृष्णनाथ जी का। किनका देखने वाले हैं भाई, कृष्णनाथ जी का। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 लेखकों की तस्वीर देकर के पूछा जा सकता है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कृष्णनाथ जी की तस्वीर कौन सी है, निम्नलिखित में से कृष्णनाथ जी कौन से हैं। तो ध्यान रखना अच्छे से, यही वही तस्वीर है जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। ठीक है, उनको ध्यान से देखना है, काफी बार पूछा जा सकता है। अब देखो, जीवन परिचय पढ़ेंगे हम लोग किनका, कृष्णनाथ जी का। कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि मैं बात करूं जीवन परिचय में, तो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1934 ईस्वी में वाराणसी में होता है। 1934 ईस्वी में वाराणसी में होता है। अब वाराणसी का जो पुराना नाम है उसे हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक दूसरा नाम और है जिसे हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं। और ये तीनों नाम एक ही शहर के नाम है, चाहे आप लोग वाराणसी कह दो, चाहे आप बनारस कह दो, चाहे आप लोग काशी कह दो। ठीक है, और किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो यदि पूछा जाए आप लोगों से कि कृष्णनाथ जी का जन्म किस राज्य में हुआ, तो किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में। सन 1934 वाराणसी यूपी में इनका जन्म होता है। यदि मृत्यु की बात करें तो 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो याद हो गया आप लोगों को। यदि याद नहीं हुआ हो तो याद करा देता हूं कि 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में कहाँ भी, वाराणसी में। कहाँ होता है, वाराणसी में। इसी का मैंने दूसरा नाम बताया, क्या नाम है भी, काशी। क्या नाम है, काशी। इसी का तीसरा नाम भी बताया मैंने, क्या, बनारस। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, तीसरा नाम बनारस। ठीक है, और राज्य का नाम बात करें तो राज्य कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश। तो कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। और कब होता है, 1934 ईस्वी में। और कहाँ होता है, वाराणसी। मृत्यु की बात करें तो, मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु इनकी होती है 2016 ईस्वी में। कब होती है भी, 2016 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद हो गया, 1934 में जन्म होता है और 2016 में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। देखो भी, याद तो आप लोगों को करना होगा, और मेरा उद्देश्य क्या है आप लोगों को पता भी है। मेरा उद्देश्य यही है, जितने समय मैं आपकी क्लास ले रहा हूं उसी समय आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं एक शब्द को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-3 बार रिपीट करता हूं। वो इसलिए कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि जब इसी समय मैं 3-3 बार रिपीट करता हूं शब्दों को, तभी यानी कि उसी समय तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। लद्दाख में राग विराग,
राग क्या होता है? प्रेम। विराग क्या होता है? विच्छोह। तो लद्दाख में, जब ये लद्दाख में गए तो वहाँ रह रहे थे, कुछ समय तक लोगों से प्रेम हुआ, लोगों से विच्छोह भी हुआ, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो लद्दाख की यात्रा के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। फिर हम बात करें तो किन्नर धर्म लोग है, फिर बात करें स्पीति में बारिश है, फिर बात करें पृथ्वी परिक्रमा है, फिर बात करें हिमालय यात्रा है। ठीक है, तो याद हो गया क्या? लद्दाख में राग विराग, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्म लोग, किन्नर धर्म लोग, स्पीति में बारिश। यह तो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय संख्या 6 में यही अध्याय दिया हुआ है, स्पीति में बारिश। ठीक है, पृथ्वी परिक्रमा और हिमालय यात्रा। याद हो गया क्या? याद करना है कैसे? ऐसे याद करके, आंख बंद करके या लिख लिख के याद करो। कैसे, किस प्रकार से याद करोगे? लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्म लोग, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा। याद हो गया? पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, स्पीति में बारिश, किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग। इसके अलावा इन्होंने और भी लिखी है रचनाएं। कौन कौन सी? अरुणाचल यात्रा, अरुणाचल यात्रा। फिर बात करें बौद्ध निबंधावली, कौन सी है भी? बौद्ध निबंधावली। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी की कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। ध्यान रखना, इन रचनाओं के अलावा हिंदी और अंग्रेजी की कई पुस्तकों का इन्होंने क्या किया है? संपादन भी किया है। सम्मान की बात करें तो इन्हें एक सम्मान मिल चुका है जिसका नाम है लोहिया सम्मान। तो याद हो गया क्या? कैसे याद करना है? इस प्रकार से लिख लिख के याद करना है। कैसे? इस प्रकार से, लद्दाख में राग विराग, लद्दाख में राग विराग। ठीक है, फिर पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा, किन्नर धर्म लोग, किन्नर धर्म लोग, स्पीति में बारिश, स्पीति में बारिश। फिर है हिमालय यात्रा, हिमालय यात्रा। उसके बाद है अरुणाचल यात्रा। फिर है बौद्ध निबंधावली, बौद्ध निबंधावली। तो याद हो गया होगा। एक सम्मान भी मिला है इन्हें लोहिया सम्मान के रूप में। आगे बात करें, कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, यानी कि इनके व्यक्तित्वों के बहुत सारे पहलू हैं। एक ही नजरिया नहीं है, बहुत सारे नजरिए हैं। कवि के रूप में इन्होंने नाटक, यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास बहुत कुछ लिखा है। तो इनके बहुत सारे पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। आपसे पूछा जाए कि किस विश्वविद्यालय से कृष्णनाथ जी ने इतिहास या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से एमए किया, तो किससे? काशी विश्वविद्यालय से। इसके अलावा उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन में भी रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उससे तो इन्होंने मास्टर डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट जिसे कहते हैं मास्टर डिग्री, पीजी भी कह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसे कहते हैं, के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन में भी हो गया। बौद्ध दर्शन से में उनकी गहरी पेट है, पेट यानी जानकारी, यानी कि बौद्ध दर्शन के प्रति उनकी बहुत अत्यधिक जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली। उनके बौद्ध दर्शन के प्रति उनका बहुत ही अत्यधिक झुकाव हो गया। तो आपको पता है इन्होंने एक रचना भी लिखी थी जिसका नाम था बौद्ध निबंधावली। याद है ना? याद है क्या? अभी बताया था, बौद्ध निबंधावली। ठीक है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। देखो, वे अर्थशास्त्र के एमए किससे किया? देखो, कहने का तात्पर्य क्या है? जिससे आप एमए मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं उसका नॉलेज आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो एमए इन्होंने किया अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र के क्या है? ये विद्वान है और साथ में ही काशी विद्यापीठ में भी इसी विषय के, यानी कि अर्थशास्त्र के क्या रहे हैं? प्रोफेसर भी रहे हैं। तो याद हो गया। क्या कहेंगे हम लोग कि कृष्णनाथ जी ने एमए जो किया
वो अर्थशास्त्र विषय से किया। और कहाँ से किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उसके बाद उनकी समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन में भी गहरी रुचि थी। और बौद्ध दर्शन में गहरी रुचि होने के कारण उनने एक बौद्ध निबंधावली के नाम से एक रचना, अर्थात एक रचना या एक कवि के रूप में जो एक कहते हैं ना कि एक किसी प्रकार की गद्य विधा लिखना, उन्होंने लिखा है बौद्ध निबंधावली। और अत्यधिक जानकारी यानी अत्यधिक गहरी जानकारी इन्होंने बौद्ध दर्शन से प्राप्त कर ली। आगे हम बात करें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका क्या है? अधिकार है। और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका बहुत ही अत्यधिक अधिकार है। वो अंग्रेजी में भी रचनाएं लिख सकते हैं और हिंदी में भी। तो दोनों भाषाओं में उन्होंने रचनाएं लिखने का कार्य किया है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। देखो, अभी बताया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। अब यहाँ उनका एक उदाहरण रूप में प्रत्यक्ष में कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है कि कल्पना जो हिंदी की पत्रकारिता है उसके संपादक मंडल से जुड़े रहे हैं। और अंग्रेजी का जो मैनकाइंड है उसमें भी कुछ वर्षों तक उन्होंने क्या किया? उसका संपादन भी किया है। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? राजनीति यानी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे और अध्यापन वो करवाते थे। इस प्रक्रिया के साथ साथ वो बौद्ध दर्शन की ओर भी मुड़ गए। और मैंने बताया ना, बौद्ध दर्शन की तो उन्हें बहुत ही अत्यधिक गहरी रुचि थी, बहुत ही अत्यधिक उनकी जानकारी, जिसे यहाँ पेठ के रूप में एक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो याद हो गया। कल्पना और मैनकाइंड के संपादन के रूप में उन्होंने बहुत दिनों तक कार्य किया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। देखो कितनी अच्छी बात है, यानी कि भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर के नागार्जुन के दर्शन, एक कवि का नाम है नागार्जुन, ठीक है, हाँ, जो गांव की चौपालों को कविताओं का विषय बनाया है। ठीक है, तो नागार्जुन के दर्शन भी किए और साथ में ही वज्रयानी परंपरा का, यानी कि सहजयान वज्रयान दो शाखाएं निकली थी बौद्धों से, तो वज्रयानी परंपरा का भी क्या किया? उन्होंने अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। याद रखना, क्या? एक भारतीय चिंतक के नाम है जिनका नाम है जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया। किसने? जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो उसमें कौन थे? कृष्णनाथ जी भी क्या थे? शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है, यानी कि बौद्ध दर्शन पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। यहाँ उदाहरण भी आ चुका है, एक आपको मैं बार बार बता रहा हूं, बौद्ध निबंधावली। बौद्ध निबंधावली, ठीक है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी उनकी आकांक्षा, उनकी लालसा, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। सृजन यानी निर्माण करने की, यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी उनकी लालसा कम नहीं हुई, उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई। इसलिए तो कहा जाता है इंसान को जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमेशा कर्म करना चाहिए। कभी इच्छा को, कामना को, आकांक्षा को क्या मारना नहीं चाहिए। यह भी बार बार बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंसान जब मन से हार जाता है तो वह इंसान कभी किसी भी क्षेत्र में जीतता नहीं है। और कहा यह भी कहा गया है प्रत्येक लगभग कवियों के द्वारा कि इंसान को कभी मन से नहीं हारना चाहिए। तो यहाँ यही बात है कि इनका मन बहुत अत्यधिक था कि मैं बहुत कुछ लिखूं। इतना कुछ लिखने के बावजूद भी इनकी आकांक्षा क्या नहीं हुई? पूरी नहीं हुई। तो ध्यान रखना,
क्या कि भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ उन्होंने नागार्जुन के दर्शन किए और साथ में वज्र यानी परंपरा का भी अध्ययन शुरू किया। एक भारतीय विद्वान थे जिनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। जब बौद्धों के साथ बैठ करके चिंतन मनन करते थे तो उसमें कृष्णनाथ जी भी शामिल होते थे और इन्हें बहुत दर्शन की बहुत अत्यधिक पेट थी, यानी अत्यधिक गहरी जानकारी थी। इतना लिखने के बावजूद भी इनकी इच्छा मरी नहीं थी, इनकी इच्छा जागृति ही हो रही थी, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर यानी कि घूमने वाले, यानी यायावर क्या होता है? घूमने वाले। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता, कभी कहीं यात्रा करता है, कभी कहीं यात्रा करता रहता है, उसे यायावर प्रवृत्ति का इंसान कहा जाता है। तो कृष्णनाथ जी भी, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है, तो कृष्णनाथ जी भी कैसी प्रवृत्ति के इंसान थे? यायावर प्रवृत्ति के इंसान थे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। यानी कि एक यायावरी तो उन्होंने विचार, यानी कि विचारों के ऊपर जो धरातल है, धरातलों के ऊपर, जैसे कि किसी भी क्षेत्र को जब देखने जाते हैं तो विचार करना कि इस धरातल की कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी नहीं है, इस भूमि की क्या क्या विशेषताएं। दूसरा, उस भूमि पर, उस धरातल पर जो इंसान रहते हैं, जो संसार रहता है, संसार में जो आमजन लोग रहते हैं, विद्वान भी रहते हैं, मूर्ख भी रहते हैं, अनपढ़ भी रहते हैं, पढ़े हुए भी रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अत्यधिक गहरी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे? यायावरी के तौर पर, यानी घूम घूम कर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि मैं कह दूं तो कुछ कम नहीं होगा, कबीरदास जी भी घूम घूम करके सत्संग में भाग लेकर के उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, और वही यहाँ हमें याद दिला रही है कि वो भी घूम घूम करके कैसे वैचारिक धरातल पर विचार किया है, किस भूमि पर किस प्रकार से रहा जा सकता है, इस भूमि में क्या क्या उपजाऊ हो सकता है, और साथ में ही दूसरा, इस धरातल पर जो इंसान रहता है, किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से वह अपने दो व्यक्ति की रोटी के लिए परेशान रहता है, किस प्रकार से शोषक वर्ग एक शोषितों का शोषण करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने बहुत ही अत्यधिक जानकारी प्राप्त की है, किस प्रकार से यायावरी प्रवृत्ति के कारण। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया, तो बौद्ध दर्शन और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। यानी कि जब उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की थी तो उन स्थलों को उन्होंने खोजा और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध दर्शन और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जब उन्होंने सुना कि बौद्ध दर्शन में इस प्रकार से इतने इतने महान विद्वान हुए हैं, तो जो चीज उन्होंने सुनी थी उनको वो अपनी आंखों से देखने के लिए, क्या ये सत्य है या नहीं है, आंखों से देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसे खंगालना शुरू किया, खोजना शुरू कर दिया। कहां से? जब उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की थी। तो ये एक रचना भी है, याद हो तो उनकी, हिमालय यात्रा। हिमालय यात्रा, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनोखी विलक्षणता से भर गई। यानी कि मैंने कहा ना कि जब कोई इंसान कहीं घूमने जाता है, और घूमते हुए तो क्या तो तब लिख ले कुछ शब्दों को, या घूमकर आने के बाद में उन शब्दों को लिपिबद्ध कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। कृष्णनाथ जहां की यात्रा करते वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। यानी कि पर्यटक यानी क्या होता है? देखो, पर्यटन शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि मैं तुम्हें बताऊं तो इसका संधि विच्छेद होता है परिदन अटक। परिदन अटक, परि यानी चारों ओर, एक उपसर्ग है, अटक यानी होता है यात्रा। यानी कि जो चारों ओर की यात्रा करता है उसे पर्यटक कहा जाता है। तो जब ये घूमने जाते थे तो एक पर्यटक नहीं होते थे, एक तत्ववेता के रूप में उस जगह का वो अध्ययन करना प्रारंभ कर देते थे कि यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है, कैसे क्यों, कौन कौन से विद्वान हुए हैं और किन किन विद्वानों क्या क्या बात कही है, उनके बारे में उस जगह में जितने विद्वान हुए उन सब का वो अध्ययन करते। साथ में जो वस्तु सामने दिखाई देती उसके बारे में वो अध्ययन करते। तो हम कह सकते हैं ये एक पर्यटक ही नहीं होते घूमने जाते, तब एक तत्ववेता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे ये, ठीक है। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते। यानी कि वो सूखा अध्ययन नहीं करते।
जब उन्हें कोई चीज मिल जाती थी तो उनको उसके नीचे यानी कि उसको गहराई से जानने की कोशिश करते, और गहराई से जानना ही यानी कि मतलब उससे जुड़ी, उस स्थान की विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते, यानी कि पुरानी पुरानी यादों को ही उघाड़ते चलते, एक दूसरे से पूछते या किसी किताबों में पढ़ते या वहाँ के लोगों से पूछते। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तत्ववेत्ता के रूप में भूमिका निभाई पर्यटक के साथ साथ। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये यादें, ये जो स्मृतियां हैं इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर ही रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता भी रहा है। यानी कि जो ये यादें हैं, जो इन्होंने कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है कि बस अपने तक ही सीमित हो, इन्होंने लिख दिया मतलब कोई भी पाठक इन्हें पढ़ सकता है। लोकमानस से, लोगों से इसका क्या हो गया है, गहरा संबंध हो गया है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखें, उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। देखो कितनी मतलब एक प्रकृति को देख करके, प्रकृति की चीज को देखकर कितने अच्छी कल्पना कर सकते हैं। क्या कहा है कि पहाड़ की किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी स्मृति, जिसे लोगों ने भुला दिया है, विस्मृति यानी जिसे लोगों ने भुला दिया है, अब उसे वापस, मानो ऐसा लग रहा है कि उसे अब वापस से याद किया जाएगा कि छोटे मोटे शिखर पर दुबक कर वह स्मृति बैठी हुई है और वह सोच रही है कि कब मेरे पास कृष्णनाथ जी आएंगे और मेरे बारे में लिखेंगे और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएंगे। तो कितनी मतलब एक शब्दों के रूप में उन्होंने कल्पना भावना के द्वारा किस प्रकार से लोगों के दिलों को छुआ है, किस प्रकार से वो जनमानस का रिश्ता एक दूसरे से बनाने की कोशिश की है, तो बहुत ही लाजवाब है। यात्रा वृत्तांत बहुत सारे कवियों ने लिखा है, लेकिन इनका कुछ अलग है। इनको लिखते समय जब याया और प्रवृत्ति आती है तो बहुत सारे लेखक ऐसे हैं, यागे जैसे, बिहारी जैसे और कबीर जैसे, तो जो भी याया और प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कहते हैं ना सभी में तो अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन देखो शब्दों के माध्यम से ही वो बड़ी बड़ी यात्रा वृत्तांत और कवि हुए। इसलिए तो कहा जाता है कृष्णनाथ जी ने क्या लिखा, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी स्थान विशेष का यात्रा वृत्तांत तो वो लिखते ही साथ में किस किस को समेटा हुआ है, किस किस को लिखा हुआ है, भाषा के बारे में लिखा है, वहाँ के इतिहास के बारे में लिखा है, वहाँ के पुराण का बारे में लिखा है। यह नहीं है कि जहाँ घूमने जाते बस उसी यात्रा वृत्तांत को लिख देते, नहीं, उस स्थान विशेष से उसकी जो भाषा है, उसका जो इतिहास है, वो जो पुराणों में लिखा गया है, उन सभी को उसमें क्या किया है, लिखा है, उन्होंने उसमें समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी उनके साथ क्या कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। यानी कि मान लो मैंने हिमालय की यात्रा की, ठीक है, मैं देख करके आ गया, लेकिन जब कृष्णनाथ जी के मैं हिमालय यात्रा को ही पढ़ूंगा तो मुझे ये लगेगा, अरे ये तो चीज मैंने देखी नहीं है, मैंने खुद यात्रा की है, ये तो मेरे लिए क्या है, एक नया है। तो उनको भी नयापन सा महसूस होता है। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। यानी कि उनको लगा कि मैंने जो यात्रा की थी वह अधूरी यात्रा की थी, लेकिन अब वह मेरी यात्रा पूरी हो गई है क्योंकि मैंने कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत को पढ़ लिया है। तो देखो कितनी गहरी, यानी कि इसलिए तो कहा जाता है कि ये जैसे कि मान लो मैं घूमने गया तो मैं तो केवल पर्यटक के रूप में घूमने गया, लेकिन ये पर्यटक के साथ साथ एक तत्ववेत्ता की भूमिका भी निभाते हैं, यानी कि एक खोज करने वाले इंसान के रूप की भूमिका भी निभाते हैं। अब देखो पाठ का सारांश, और यहाँ कौन सा पाठ दिया हुआ है, स्पीति में बारिश। पाठ है क्या है, यात्रा वृत्तांत है। याद रखना कि स्पीति में बारिश
गद्य विधा में क्या है, तो क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, न कि नाटक उपन्यास है। इस प्रकार ध्यान रखना, पूछेगा वो आपसे। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है, और स्पीति जो है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। यानी कि यह जो स्पीति है, यह स्थान है, वह अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है, बहुत ही अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि यह जो हिमाचल में जो स्पीति एक स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, वह अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से क्या है, अलग है, क्योंकि वह अपने अन्य पर्वतों से उसकी भौगोलिक और जो प्राकृतिक विशेषताएं वो उन्हें अलग करती हैं। और इस पाठ में स्पीति वारिस में लेखक ने स्पीति की जनसंख्या बताई है, वहाँ की ऋतुओं के बारे में बताया, वहाँ की फसलों के बारे में बताया, और वहाँ के जलवायु के साथ साथ भूगोल का वर्णन भी उन्होंने किया है, जो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हुए दिखाई देते हैं, रिश्ता बनते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ है उसका नाम है स्पीति में बारिश, जो क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और स्पीति जो स्थान है, पर्वतीय क्षेत्र, वो जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल उस स्थान का ही विशेष का वर्णन किया है, वहाँ पर उन्होंने रहने वाले लोगों के साथ साथ फसलों का, ऋतुओं का और वहाँ की जो जलवायु उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। किसने, कृष्ण नाथ जी ने। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया, यानी बताया गया है। इससे पहले साहित्य विशेषताओं के रूप में बताया भी था कि यह एक ऐसा नहीं कि एक पर्यटक के रूप में भूमिका निभाते हैं, तत्ववेत्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो वहां में रहने वाले यानी उन कठिन क्षेत्रों, दुर्गम क्या होता है, कठिन क्षेत्रों में जाने, यानी दुर्गम क्षेत्र यानी कठिन क्षेत्र जिसका राह है क्या होता है, कठिन होता है, उसमें रहने वाले लोगों की कठिनाइयों भरे जीवन का भी उन्होंने वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, यानी कुछ युवा यदि आज ही वहां पे चले जाएं तो स्पीति के पर्यावरण को बदला जा सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, यानी कि ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो शब्द छवि, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरा नाम यदि मैं लिखूं इनका तो शब्दार्थ। तो यह जो पाठ है, यह एक जो संस्मरण है स्पीति में बारिश, उसमें जो कठिन कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिनका अर्थ तुम्हें याद होना चाहिए। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। एलंगे, यानी एलंगे क्या होता है, जिसे लांगा या पार न किया जा सके, यानी जिसे पार न किया जा सके उसे एलंगे कहा जाता है। स्वायत्त, स्वायत्त होता है स्वतंत्र, स्वायत्त का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र। अतर्क्य यानी तर्क न करने योग्य। देखो ए एक उपसर्ग है, तर्क मूल शब्द है, और यह यहाँ पर हम पढ़ते कह सकते हैं, यानी कि ए या नहीं, तर्क या नहीं, जिनका कोई तर्क नहीं है। आर्तनाद, दर्द भरी ऊंची आवाज, दर्द भरी ऊंची आवाज, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार। ठीक है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण शब्द। पीर पंजाल एक पर्वतीय श्रृंखला है। देखो इसमें जितने भी शब्द आए हैं वो सारे के सारे बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, तुम लोगों को याद करना है। एलंगे जिसे पार करना कठिन हो, स्वायत्त जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र, अतर्क्य जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सके, आर्तनाद दर्द भरी आवाज, दर्द भरी आवाज जिसमें दुख का हमें ज्ञात होता है, यानी कि इसी व्यक्ति को क्या है, बहुत सारा दुख है। पीर पंचाल एक पर्वत श्रृंखला है। महात्म्य, महिमा या गौरव, यह शब्द ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह मूल शब्द है महात्मा और यह क्या है, प्रत्यय है। तो महात्म्य का अर्थ क्या होता है, महिमा या गौरव। कुवत या फाकुवत तो क्या होता है, बल या शक्ति। षड ऋतुएं यानी 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं कौन कौन सी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। पूछा जा सकता है कि 6 ऋतुओं के नाम लिखिए, यानी स्पीति में बारिश में निम्नलिखित 6 ऋतुएं तुम्हें बताई गई, तो उन ऋतुओं के बारे में लिखे। तो कौन कौन सी होती हैं भी, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत, याद रखना है। तुषार जिसे बर्फ कहा जाता है, हिम या बर्फ। दुंगछेन एक तरह का वाद्य यंत्र है। महाशंख जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण। दुंगछेन मोस्ट बिग,
याद रखना क्या होता है, एक तरह दुंग छेन क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो महासंग जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। यहाँ पर 6 ऋतुओं के नाम याद रखना है और दुंग छेन को याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। देखो मैं एक शब्द को 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन बनने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोग इसे जितना समय मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में आपको याद करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर आप एक बार फिर देखें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।